ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड in electrostatics. Electrostatic is the branch of physics in which we study about the electric charge, all properties of the electric charge, whatever the electric charge in rest or in motion. We study all properties of the electric charge in electrostatics. Electrostatics is a branch of physics. Electric charge is the fundamental property or physical quantity of electrostatics. So we need to define what is electric charge. तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को इस तरह से डिफाइन करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं कि नेचर से, कि हमारा नेचर क्या है। नेचर हम उसको कहते हैं जिसको हम अपने धर्म की आस्था में ईश्वर कहते हैं, उसी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में हम उसको नेचर कहते हैं। जैसे ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसे ही नेचर भी सब कुछ कर सकता है। और इस नेचर के पास क्या है, इस नेचर के पास बहुत सारी एनर्जी है और वो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। और उस एनर्जी से नेचर अपना काम करवाता है, नेचर वर्क करता है अलग अलग तरीके से, हमें देखने को मिलता है क्या क्या वर्क होते रहते हैं। तो नेचर ने अपनी एनर्जी को दो फॉर्म में रखा है। नेचर ने अपनी एनर्जी को टू पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक पार्ट तो नेचर ने दिया है मैटर को और कुछ अमाउंट रेडिएशन को दिया है। यानी कि नेचर ने अपनी एनर्जी को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। नंबर वन, मैटर में दे दिया कुछ पार्ट्स और कुछ पार्ट रेडिएशन में दे दिया। इसमें भी एनर्जी होती है, उसमें भी एनर्जी होती है, ये भी काम कर सकता है, मैटर भी काम कर सकता है, रेडिएशन में भी काम कर सकता है। हाउएवर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। मैटर अलग होती है, रेडिएशन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन दोनों में एक प्रॉपर्टीज कॉमन है, दोनों में एनर्जी होती है, काम करने की क्षमता होती है। मैटर में भी काम करने की क्षमता होती है। अब मैटर हम किसको कहते हैं? फिर भी अगर हम मैटर डिफाइन करना चाहे तो मैटर हम उसको कहते हैं जिसको हम हाथ में पकड़ सके, जिसका कोई वेट हो, जिसमें कुछ मास हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग इज मैटर अराउंड अस। और रेडिएशन हम उसको कहते हैं जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते। जैसे सन से आने वाला रेडिएशन, उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन काम तो वो भी करता है। धूप में आप पानी रख दीजिए, गर्म हो जाएगा वो भी। तो काम करने की एबिलिटी रेडिएशन में भी है, काम करने की एबिलिटी मैटर में भी है। एक चलती हुई चीज, एक चलता हुआ मैटर काम करके दिखा सकता है। सामने उसके खड़े हो जाइए, आपको टक्कर मारेगा, तुम्हारा काम कर देगा वो। ठीक है, तो रेडिएशन में भी प्रॉपर्टीज होती है, ये भी काम कर करके दिखाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नेचर ने अपनी एनर्जी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैटर में एंड रेडिएशन में। अब मैटर, हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि मैटर फोर्स भी लगाता है। क्यों लगाता है वो फोर्स? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टीज होती है, उसको कहते हैं मास। मास की वजह से फोर्स लगता है, और जिसका हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बहुत बड़ी अर्थ और एक छोटी सी चौक, इन दोनों के पास मास है। इसको अगर मैं छोड़ूंगा नीचे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी नीचे? क्योंकि अर्थ के पास बहुत ज़्यादा मास है और इसके पास भी मास है, तो दोनों, अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। ऐसे ही मून और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, क्योंकि उनके पास, दोनों के पास क्या मास है। इतनी बड़ी अर्थ, इतना बड़ा मून एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाते, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो उसकी चर्चा हम क्लास 11th में कर चुके हैं कि मास होने की वजह से, मैटर के पास मास होता है और उसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो दो बॉडी आपस में बंधी रही होती है। जैसे कि हमने, फिर भी अगर मैं उसको याद दिलाना चाहूँ, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है और इसका मास कितना है, m1, और एक दूसरी बॉडीज है m, उसका मास m2 है। दोनों, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, then gravitational force between them is given as F is equal to G m1 m2 upon r square, and it is given by न्यूटन, इसाक न्यूटन। वो इसने दिया था कि इस फॉर्मूले से आप ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों लगता है ये? बिकॉज मैटर हैज ए प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड मास। मास की वजह से लगता है। तो ये हम जान चुके हैं कि दो बॉडी के पास अगर मास है तो उनके बीच में आपस में क्या लगता है?
फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये दो चौक है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट इट इज़ वेरी वीक फोर्स, बहुत वीक होता है, इसलिए हमें अपने डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा ये, है ना। एक किताब यहाँ रखी है, दूसरी किताब यहाँ रखी है, 5 किलो की, 10 किलो की, तो उन दोनों के बीच में भी फोर्स है, लेकिन वो दिखेगा नहीं, वीक फोर्स है, बट इट इज़ वेरी लॉन्ग फोर्स। लॉन्ग फोर्स जरूर है ये, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मीन्स बहुत दूर तक काम करता है ये। अर्थ और सन एक दूसरे से कितनी दूर है, फिर भी सन ने अर्थ को पकड़ करके रखा है, बांध करके रखा है, कई हजार किलोमीटर दूर तक का काम करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। चांद और अर्थ दोनों के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है, बहुत दूर तक फोर्स ये काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स, बट इट इज़ वेरी वीक फोर्स। छोटे ऑब्जेक्ट में हमको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपको देखना है तो यूनिवर्स में जाना पड़ेगा, बड़े बड़ी बॉडीज देखनी पड़ेगी, उनके बीच में देखने को मिलता है हमें, चांद और अर्थ के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि एक बॉडी के पास मास है, दूसरी बॉडी के पास भी मास है, तो दोनों के बीच क्या है, और उसकी वजह से वो बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि इसको चौक को छोड़ूंगा नीचे गिर जाएगी, इस चौक का हल्का सा चौक का छोटा सा पार्टिकल गिरूंगा मैंने, ये नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है नीचे, क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ बुला रही है। अब यहाँ पर कुछ दिन बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन क्या हुआ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने बोर्ड पर ये ऐसे लिखा, तो ये चौक के पार्टिकल थे छोटे छोटे, उनके पास छोटा सा मास था, ये चौक के पार्टिकल मास था, अर्थ के पास भी मास है, तो अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ ने इतने से छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, जबकि हमारी थ्योरी ये कहती है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो क्या इतनी बड़ी अर्थ इतने से मास पर फोर्स नहीं लगा रही, क्या हम ये कहने से मना कर दें? अगर मना कर देंगे तो फिर ये कैसे चिपके, इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि इतनी बड़ी अर्थ ने इतने छोटे छोटे पार्टिकल, जो ये चौक के पार्टिकल है, इनको खींचने से मना क्यों कर दिया। तो यहाँ पर हमें फिर जवाब देना था, हमने सर्च किया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमें अपनी डेली लाइफ में। जैसे हमने पेंट कर दिया छत पर, तो जैसे हमने छत पे पेंट कर दिया तो वो पेंट नीचे नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरा नीचे, इतनी बड़ी अर्थ है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लिया उसने अपनी ओर, नहीं किया। और इसी तरीके से हमने एक पेपर लिया, उस पर फेविकोल लगाया और किताब पे ऐसे लगा दिया, और किताब को फिर उल्टी करेंगे, वो नीचे नहीं गिरेगा, वो उस पर चिपक करके रह गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एक फोर्स और है, और उस फोर्स को जानना था अब हमें कि वो फोर्स कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए उस फोर्स के बारे में कैसे पता चलता है हमें। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, और हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने एक बॉडी ली, प्लास्टिक की छड़ ली, उसको ऐसे आपस में रफ किया। तो जब हमने ऐसे रफ किया तो, और उस बॉडी को जब हम छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेकर के गए, लाइक चॉक पार्टिकल्स, कागज के टुकड़े हमने छोटे छोटे बनाए और उसको पास लेकर के गए, तो हम ये देखते हैं कि वे छोटे छोटे पार्टिकल इस प्लास्टिक पेन से चिपक जाते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखा होगा तुमने ये तो समझ आया कि अगर हम एक बॉडी को रफ करेंगे ऐसे, तो रफ करने से इसके पास एक ताकत आ जाती है। कैसी ताकत आ गई, छोटी छोटी चीजों को खींचने की ताकत आ गई। क्या हो गया इस चौक को, पहले तो ना खींच रही थी, पहले नहीं खींच रही थी, चौक वही है, पेन वही है आपके पास, लेकिन जैसे आपने ऐसे रफ किया तो रफ करने से इसमें कुछ हो गया, इसे कुछ चौक को हो गया, है ना। तब हमने इसको कहा कि ये चार्ज हो गई। क्या हो गई, चार्ज हो गई, और इसमें ताकत आ गई छोटी छोटी चीजों को खींचने की, छोटी छोटी चीजों को खींचने की इसके अंदर ताकत आ गई। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ये खींच क्यों रही है, बस हमने तो ये पता कर लिया कि अगर दो चीज़ों को आपस में ऐसे रफ करेंगे, पेन को रफ करेंगे, तो उसमें ताकत आ जाती है, और उसको हमने कहा कि ये चार्ज हो गई है। अब ये चौक को क्या हो गया, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो अब इसको कहना था, कुछ बताना था कि इसे क्या हो गया, तो इसका जवाब देना था।
तो हमने ये कहा कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, कुछ हुआ तो है नहीं इसके अंदर। हमने कहा कि इसके अंदर कुछ गुण थे छिपे हुए पहले से ही, कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज जाग गई, वो पहले सो रही थी अब वो जाग गई, और उस प्रॉपर्टी को हमने कहा चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की, जो जाग जाती है रफ करने से। ठीक है, तो दो बॉडी को आप रफ करोगे तो इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज है मैटर की और कुछ नहीं है। पहले भी था इसके अंदर चार्ज, लेकिन पहले वो सोया हुआ था, छिपा हुआ था, अब वो जाग गया, चार्ज आ गया। कैसे आता है चार्ज वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि चार्ज कैसे आता है। दो बॉडी को रफ कीजिए, ठीक है, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जैसे तुमने किया पेन को रफ करके, तो और साइंटिस्ट ने पेन को भी रफ किया, और जी आबनुस को भी रफ किया, और गिलास को भी रफ किया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लिया और उनको आपस में रफ करते रहे। तो स्टार्टिंग में तो एक साइंटिस्ट था थेल्स, और उसने स्टार्टिंग में बिल्ली की खाल से रफ किया था। हाँ, बिल्ली की खाल से रफ किया था, और उस अंबर था वो, अंबर को रफ किया था बिल्ली की खाल से। हाँ, अंबर एक मटेरियल है ये भी, उसको रफ किया था, तो उसमें प्रॉपर्टीज आ गई थी। उस बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, बहुत दिनों तक, कई सालों तक यूं ही बात पड़ी रही है, कोई ध्यान ही नहीं दिया। बाद में आकर के एक साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट, शायद गिलबर्ट थे, उन्होंने देखा कि केवल अंबर को, ये या जाने आबनुस था, शायद अंबर या आबनुस ऐसा ही था, कोई एक मटेरियल था, कि आप किसी भी चीज को रफ कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप अंबर को रफ करो, किसी भी को भी करो, वो तो सबके अंदर आ जाती है ये प्रॉपर्टीज। तो फिर बाद में ये डिक्लेयर हुआ कि ये तो मैटर की प्रॉपर्टी है, सिर्फ सिंगल मटेरियल की नहीं। पहले तो अंबर की बोल रहे थे, सिर्फ अंबर के रफ करने से आ रहा था, लेकिन गिलबर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये सबके रफ करने से आता है, किसी को भी रफ करो आप, इसमें भी आ जाएगा, सब में आएगा। ये डिपेंड करता है कि किस में ज़्यादा आएगा, किस में अच्छा आएगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब आ जाएगा तो वो क्या करने लग जाएगा? फोर्स लगाने लग जाएगा। भाई कागज क्यों उठेगे ऊपर, क्यों चिपकेगे, क्यों आएगे ऊपर? कोई ना कोई फोर्स होगा, तो वो फोर्स लगाता है, और वो फोर्स कैसा है? विदाउट कॉन्टैक्ट वाला, पकड़ करके कोई ना ला रहा है, बिना कॉन्टैक्ट के ऊपर खींच लिया इसने, कोई रस्सी कोई ना डाली है। तो ये फोर्स, इस फोर्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर बाय विच इट एक्सर्ट फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। आगे चल करके हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, ये मैग्नेट भी बना देती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज में। अभी स्टेशनरी है, चार्ज रुका हुआ है, तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन जैसे ही वो चलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लग जाएगा। तो ये आगे जाकर के पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे हम। तो अब हमारे समझ में आने लगा कि मैटर के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टीज नहीं होती। नंबर 1 मास, मास की वजह से फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी प्रॉपर्टीज हमने जो डिस्कवर की उसका क्या नाम दिया हमने? चार्ज। और चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दूसरी प्रॉपर्टीज, तो मैटर दो तरह से फोर्स लगाती है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दी मास प्रॉपर्टीज, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से लगा? ये ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ से अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन अब यहाँ से हम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट एक्सर्ट फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का ही नहीं पता तो फिजिक्स का ही क्या पता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और ये जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें स्टडी की जाती है केवल और केवल चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या क्या कर सकता है। चार्ज जब रुका हुआ होगा तो क्या कर सकता है, चार्ज जब चल रहा होगा तो क्या कर सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज किस में स्टडी की जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज
branch of physics in which we study about the all properties of the electric charge, whatever the electric charge in motion or रेस्ट में रहेगा तब उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी, मोशन में रहेगा तब उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। ठीक है, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी अब ये। ठीक है, तो ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज करता क्या है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, वो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब हमने यहाँ से ये कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स तो खींचने का काम करता है। ठीक है, अब बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी चीज़ों को रफ करके देखा। तो एक साइंटिस्ट ने दो छड़ ली, एक गिलास की ले ली और एक प्लास्टिक की, मान लीजिए जैसे मेरे पास ये है, उन दोनों को ऐसे रफ कर दिया। रफ करने के बाद उनको ऐसे लटकाया। ठीक है, लटकाने के बाद ऐसे देखा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। या इसको आप ऐसे समझिए, एक साइंटिस्ट ने दो छड़ ली, एक गिलास की ली और एक प्लास्टिक की ली, उसको अपनी स्किन से ऐसे रफ किया, इसको भी ऐसे रफ किया। रफ करने के बाद ऐसे यूँ लटकाया और लटकाने के बाद वो देखता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब जा रही है, ये करीब जा रही है, एक दूसरे को पास बुला रही है। इसका मतलब अट्रैक्शन है इन दोनों में, खिंचाव है एक दूसरे में, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक बॉडी ये हो गई, एक रोड ये हो गई, एक रोड ये हो गई। हाँ रुक तो जा। तो एक छड़ मैंने ग्लास के लिए, एक छड़ मैंने प्लास्टिक के लिए, डिफरेंट डिफरेंट छड़ है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पास बुला रही है, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। तो ये इस पर फोर्स ऐसे लगाती है, ये इस पर फोर्स लगाती है। तो यहाँ से हम पक्का श्योर हो गए, जो बात हमारी पिछली थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट करने का काम करता है, यहाँ से और कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, अब दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, दूसरे साइंटिस्ट ने दो छड़ ली, एक गिलास की ली, दूसरी भी गिलास की ली, उसको रफ किया, इसको भी रफ किया और दोनों को ऐसे लटकाया। उन्होंने देखा ये तो दूर भाग गई। अब वो कंफ्यूज कि ये तो खींचने का काम हो रहा था, अब ये रिपेल कैसे करने लगी, ये सेम है। अब वो कंफ्यूज, अभी तो हम स्टडी कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन का काम करता है, अब वो रिपेल करने का काम करने लगा। तो अब उसकी समझ में नहीं आने लगा, अब वो क्या सोचने लगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन का काम करता है या रिपेल का करता है। अब यहाँ पे हम फंस गए। फिर इस पे और थोड़ी स्टडी चली, तो बाद में जा करके ये रिजल्ट निकला कि चार्ज दो तरह के होते हैं, क्योंकि दो फोर्स लगा रहे हैं तो दो ही तरह के चार्ज होते हैं, और उन दोनों चार्ज का नाम रखना था। फिर उन दोनों चार्ज का नाम रख दिया हमने, एक का चार्ज रख दिया प्लस और दूसरे का नेगेटिव माइनस। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टार्टिंग में जब आपने दो छड़ डिफरेंट ली थी, तो उन पे ऐसा हुआ होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था और दूसरी डिफरेंट होने की वजह से इस पे डिफरेंट चार्ज आएगा, इस पे माइनस आएगा। तो एक पर प्लस एक पर माइनस जब होगा तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन। और सेकंड केस में क्या हुआ होगा, और सेकंड केस में हमने दोनों को कैसी बनाई, सेम, ये भी प्लास्टिक ये भी प्लास्टिक, या दोनों ग्लास। तो दोनों सेम रोड होने की वजह से इस पर प्लस आया था, तो इस पर भी कैसा चार्ज आया होगा, प्लस का ही चार्ज आया होगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, डिफरेंट। तो सेम एक दूसरे से नफरत करती है ना, ये डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है नहीं। और अपोजिट नेचर के हो गए तो अट्रैक्शन रहेगा, और सेम नेचर के रहेंगे तो रिपेल रहेगा। ठीक, आगे बात समझ में। तो अब यहाँ से ये एक प्रॉपर्टीज बन गई इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज हमारी बन गई और इसको हम याद रखेंगे।
ज़्यादातर मोस्टली फिजिक्स में क्या होता है कि साइंटिस्ट अपने नाम पर ही नाम रख देते हैं। कोई डिस्कवरी हुई जैसे न्यूटन्स लॉ और टर्सोलीज लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे चार्ज की डिस्कवरी हुई और चार्ज की डिस्कवरी हुई तो उनका नाम एक का प्लस और एक का माइनस, और ये ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, प्लस और माइनस, है ना। इनके नाम रखे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कैसे सोच करके रखे थे? उनका मानना ये था, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये एक छड़ है मेरे पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसे रब करने से तो पॉजिटिव आ गया, तो इस के पास ताकत आ गई अट्रैक्ट करने की। दूसरे को लिया मैंने, उसको रब किया, उसके पास भी ताकत आ गई अट्रैक्ट करने की। मैंने सोचा दोनों को मिला देता हूँ, ताकत बढ़ जाएगी। तो मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेकर के गया, तो फिर क्या देखता हूँ, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वे तो अट्रैक्ट होने ही नहीं। तो ये क्या हुआ, चार्ज कहाँ चला गया इनका, तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। चार्ज डिस्ट्रॉय कैसे होगा? जब इस पर प्लस रहा होगा और इस पर माइनस रहा होगा, और प्लस और माइनस आपस में मिलकर के क्या रिजल्ट देते हैं, 0। जैसे मैथमेटिक्स में +5 और -5 मिलकर के क्या देते हैं रिजल्ट, 0। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का यही सोचना था कि जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव को एक दूसरे को आपस में पास लाओगे तो इनका रिजल्ट नेट चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए उस बात को सोचते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम प्लस और माइनस रखा। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, नोमेनक्लेचर किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी की थी। कहते हैं ना बिजली की खोज किसने की, वही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ही है। अब वो एक तरीके से वो जो खेल होते हैं जैसे कि पतंग उड़ाना, फोटो खेलना, वो इनमें भी बहुत शौक रखते थे वो। तो वो पतंग उड़ाते थे। अब आप आसमान में क्या होता है, बिजली कड़कड़ाती है, हैं? और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर बिजली कड़कड़ाती है, नहीं देखा हमने? कैसे देखा? नीचे लैब में देखो लैब में कैसे बनाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लैब में बिजली कैसे बनाई। उन्होंने दो बॉडीज ली, दो रोड ली, उन दोनों को बहुत रफ किया आपस में, और रफ करने के बाद जैसे मैंने मान लीजिए इसको बहुत ज़्यादा रफ कर दिया और मैं कहूँ आप इसे टच करो, तो जैसे आप टच करोगे ना तुम्हें हल्का सा करंट लगेगा, झटका लगेगा मामूली से। और ये होता भी है, अभी ज़्यादातर हो रहा था इसके ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट में उसने, क्या नाम है उसका, हीरोइन का, एक हीरोइन, कौन सी हीरोइन है वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ये एक अफवाह चली थी कि ये कोरोना में कि करंट लग रहा है, करंट लग रहा है, लगा तुम्हें भी? मेरे लगा है, काफी बार लगा। और रात में जब तुम सोते हो जो चड़चड़ाहट की आवाज नहीं आती क्या, वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है वो। अगर वो, हाँ, चट चट की आवाज आती है, टोपे में तुमने देखा होगा, टोपा उतारते ही इसे चिपक जाता है वो। और सर्दियों में वो तुम्हें दिखते हैं कि कुछ चमक रहा है, ऐसे ऐसे करते हो ना, रात को कपड़े घिसना, ऐसे रजाई में लेट करके कपड़े घिसना, तो जब तुम कपड़े घिसोगे तो तुम्हें चमक दिखेगी, देखी करके देखना आज जाकर, जब तुम रजाई में लेटोगे ना, रजाई को खूब घिसना है ऐसे, रजाई को घिसना, रजाई को ऐसे, कंबल को घिस रही हो जल्दी जल्दी, तो तुम्हें ऐसे दिखेगा जैसे कि जुगनू चमक रहे हो, तो वो चार्ज ही है। अगर वो चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी पर आ जाता है तो आप हो जाते हो फिर चार्ज। और जैसे ही तुम दूसरी बॉडी को टच करोगे, स्टील को, लोहे को टच करोगे, तो तुम्हें एकदम से एक चिंगारी दिखाई देगी, एक स्पार्क दिखाई देगा, और साथ ही साथ चट सी आवाज़ आएगी और तुम्हें ऐसा लगेगा यो क्या हो गया, झटका सा लगेगा, जैसे कि सॉकेट में उंगली डाल दोगे, बिल्कुल सेम ऐसी फीलिंग आएगी। तो दो बॉडी को जब चार्ज कर देते हैं हम, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज कर देते हैं ऐसे करके, और उन दोनों को ऐसे आपस में पास लाओगे आप, ऐसे 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 करके पास लाओगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ से चार्ज इधर आता है बॉडी पर। क्यों आया? डिस्चार्ज होने के लिए, मिटने के लिए। तो पहले हमने चार्ज को क्रिएट किया, अब हम चार्ज को मिटा रहे हैं, इसका प्लस का चार्ज इस पर आ रहा है, तो ये चार्ज मिट जाता है। और जब चार्ज मिटता है तो एक हमें चिंगारी दिखा करके जाता है, चट सी हमें आवाज आती है,
ये दो काम करता है वो, रोशनी भी दिखती है, चमक भी दिखती है हमें, चट सी आवाज़ भी आती है। तो ये काम करता है जब चार्ज डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्ज। चार्ज ये और डिस्चार्ज ये। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, चट सी आवाज़ आएगी, रोशनी दिखेगी हल्की सी, है ना, चमक दिखेगी। तो ये लैब में चार्ज बनाया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और ये देखा, चट सी आवाज़ आई, उसे छू करके देखा, उसे करंट भी लगा हल्का सा। तो अब उसका मानना ये था कि जो ऊपर आसमान में जो चमक दिखती है हमें, गड़गड़ाहट की जो आवाज़ आती है वो, और चमक भी दिखती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती है, तो उनका मानना ये था कि अगर मैंने इसको छू लिया और मुझे करंट लगा, मुझे झटका लगा, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो चार्ज लैब में बनाया था, ये चार्ज वही चार्ज है जो वहाँ पे बना है। लैब में मैंने घिस करके बनाया है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ घिसी होगी। और उनका मानना ये था कि वहाँ पे आपस में बादल ऐसे घिसे हैं, रफ हुए हैं, बादल ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे घर्षण होता है, ऐसे फ्रिक्शन होता है, एयर से फ्रिक्शन हो रहा है, क्लाउड से फ्रिक्शन हो रहा है, तो भी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब बात ये थी कि उन बादलों को मैं पकड़ूं कैसे, वहाँ तक जाऊँ कैसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतंग उड़ाई, और पतंग उड़ा करके वो ले गए बादलों में, ऊपर ले गए बादलों में, वो वहाँ तक पहुँचा दी उन्होंने। तो जब वो बादलों में चली गई तो उन्हें करंट तो लगा ही नहीं। जब करंट नहीं लगा तो उन्होंने सोचा यार बीच में तो ये धागा है, ये तो इंसुलेटर है, तो मैं चार्ज कैसे चल करके आएगा, ये तो धागे की बनी हुई है। अच्छा, फिर उन्होंने पतंग उतारी। नेक्स्ट डे उन्होंने सोचा ठीक है, मैं इसमें कुछ कंडक्टर लगाता हूँ, कुछ लोहे की या पीतल की, तांबे की चीज़ डालता हूँ। तो उन्होंने तांबे की एक चाबी ली और पतंग के साथ बांध करके फिर उड़ा दी, फिर ऊपर उड़ा दी। फिर जब ऊपर उड़ा दी फिर भी करंट नहीं लगा उन्हें। करंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनके समझ में आया रास्ते में, तो फिर दोबारा से इंसुलेटर लगा हुआ है, चार्ज कैसे चल के आएगा, चाबी में ही तो आ सकता है, चाबी से आगे तो नहीं आ सकता। फिर हुआ क्या कि बारिश हो गई, एक दिन बारिश हो गई या उसी दिन हो गई बारिश, धागा गीला हो गया। धागा जब गीला हो गया तो वो चार्ज ऊपर से चल करके धागे के जरिए उनके हाथों में आ गया। अब कहानी ऐसी लिखी हुई है किताब में। अब सोचता तो मैं भी हूँ इस बात को कि पतंग गीली नहीं हुई होगी, या हो सकता। हाँ, तो वो चार्ज चल के आया और उन्हें करंट लगा, और जब उन्हें करंट लगा तो वो बहुत खुश हुए, मुझे करंट लग गया। और वो सबसे पहले आदमी थे जिनको करंट लगने से वो खुश हुए थे, नहीं तो करंट लगने से कौन खुश होता है। तो उनकी ये एक कहानी है, इस तरीके से छोटी छोटी